हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के नेक्स्ट वीडियो में आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कैसे निकाला जाता है, आर्गुमेंट होता क्या है, ये सब हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो समझते हैं, आइए शुरू करते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमको दिया हुआ है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, तब हमें एक प्लेन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में जैसे हमने कार्टेशियन प्लेन देखा था, वैसे ही यहाँ पे एक प्लेन हम यूज़ करते हैं। उस प्लेन का नाम होता है आर्गन प्लेन। उस प्लेन को हम आर्गन प्लेन से जानते हैं, या फिर इसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जिस प्लेन की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम आर्गन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन के नाम से जानते हैं। बिल्कुल सेम कार्टेशियन प्लेन की तरह ही होगा। ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस जो है इसको हम यहाँ पे रियल एक्सिस बोलते हैं, ये वाई एक्सिस इसको हम यहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 प्लस आयोटा है। 1 प्लस आयोटा का मतलब होता है 1,1 और 1,1 x1 और y1, ये आपको पता ही कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो प्रेजेंटेशन जो है वो वैसे ही करना है, नाम चेंज हो जाएगा। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पर आर्गन प्लेन नाम बोला जाता है, वहाँ कार्टेशियन प्लेन बोला जाता था। और दूसरा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्लेन में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ये कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज आपने लिया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ज्वाइन करो ओरिजिन से। 1 प्लस आयोटा सपोज मैंने लिया, इस 1 प्लस आयोटा को जब मैंने ओरिजिन से ज्वाइन किया है, तो ज्वाइन करने के बाद ओरिजिन से इसकी जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होता है, मॉड जेड। मॉड जेड हमने आपको याद होगा पहले निकाला था। मैं इसको अब ज्योमेट्रिकली आपको बता रहा हूँ कि ये मॉड जेड होता क्या है। वो भी सिंपल है समझना। देखिए आप, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर हमने x प्लस आयोटा वाई, सपोज x ये है, y ये है, तो x प्लस आयोटा वाई ये होगा, ये पॉइंट। इसको हमने ओरिजिन से ज्वाइन किया, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका मॉड जो है यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। इसको मॉड जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, r से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, मॉड जेड या फिर स्मॉल r। और अगर आप इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन करेंगे तो ये हाइट हो जाएगी इसकी y, और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी हो गई, x, ये आपको पता ही है। सपोज ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने लिया है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये जो एंगल बन रहा है ये अल्फा है, ठीक है। तो अगर मैं साइन अल्फा निकालूं, तो साइन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि y अपॉन r या मॉड जेड, आप कुछ भी कह लो, जेड और r दोनों सेम है। ऐसे ही साइन अल्फा अगर मैं, कॉस अल्फा अगर मैं निकालूं, तो वो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि x अपॉन r। तो मैं अगर यहाँ से y निकालूँ तो ये r साइन अल्फा हो जाएगा, और x निकालूँ तो ये हो जाएगा r कॉस अल्फा, ठीक है। और अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूँ तो r साइन अल्फा अपॉन r कॉस अल्फा, ये हो जाएगा आपका y अपॉन x, r से r कैंसिल हो गया, तो टैन अल्फा इज इक्वल टू y अपॉन x। तो अगर मुझे अल्फा निकालना है तो मैं टैन को उधर ले जाऊंगा, और टैन को उधर ले जा करके टैन इनवर्स बन जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स ऑफ y, मतलब इमेजिनरी पार्ट है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z। और इसका यहाँ पे मॉड्यूलस भी लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि हमारे पास, मैंने तो अभी आपको ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बताया, ऐसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में भी तो हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर, थर्ड में भी हो सकता है, फोर्थ में भी हो सकता है, ठीक है। तो अल्फा जो है इस तरीके से हम निकालेंगे, अल्फा इज इक्वल टू टैन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड का मॉड्यूलस, यानी कि पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो ये बात हो गई, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं, आर्गन प्लेन में या कॉम्प्लेक्स प्लेन में। एक्स एक्सिस रियल एक्सिस, वाई एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस। मैंने आपको बताया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर उस कॉम्प्लेक्स नंबर की
ओरिजिन से डिस्टेंस अगर हम निकालें तो वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड होता है। वो इजीली आप निकाल सकते हो क्योंकि मॉड जेड क्या था, वो था रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज के बराबर। तो ये मॉड जेड का फॉर्मूला होता है। तो मॉड जेड हमने पहले भी पढ़ा था, थ्योरेटिकली हमने क्वेश्चंस किए थे उसके, तो मैंने आज ज्योमेट्रिकली आपको रिप्रेजेंट करके बता दिया कि मॉड जेड ये होता है और मॉड जेड डिस्टेंस होती है उस कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से, और उसका बनने वाला एंगल अगर अल्फ़ा है तो ये अल्फ़ा हो गया। तो अगर मैं जेड की बात करूं तो जेड क्या है, ये एक्स क्या है, आर कॉस अल्फ़ा प्लस आई, वाई क्या है, आर साइन अल्फ़ा। तो जेड इज इक्वल टू आर कॉमन आ गया कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा। ये एक फॉर्मूला है किसके लिए, पोलर फॉर्म के लिए। इसको पोलर फॉर्म बोला जाता है, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी भी मैं दोबारा आपसे बोल रहा हूँ कि ये अल्फ़ा आर्ग्यूमेंट अभी नहीं है। अल्फ़ा आर्ग्यूमेंट तभी होगा जब कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर सेकंड, थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में, किसी क्वाड्रेंट में अगर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अल्फ़ा की जगह हमको फिर एंगल दूसरी तरीके से निकालना है। वो कैसे निकालना है मैं आपको भी बता रहा हूँ। तो फिलहाल आपको मैंने अभी रफ आइडिया दे दिया कि अल्फ़ा निकालने का ये फॉर्मूला है, tan इनवर्स इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड। ये पोलर फॉर्म का फॉर्मूला है, आर कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा। अल्फ़ा यहाँ पे अगर थर्ड, फोर्थ, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हमको थोड़ा दूसरे तरीके से देखना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो मैं अब आता हूँ अलग अलग क्वाड्रेंट में। इसके लिए थोड़ा सा आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ट्रिग्नोमेट्री में हमने काफ़ी डिटेल में ये सारी चीज़ें करी हुई हैं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जा करके ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोस देख सकते हैं, तो उनको देख करके काफ़ी आपको चीज़ें यहाँ पे क्लियर होते जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। अगर रोटेशन की हम बात करते हैं, थीटा यहाँ पे 0 होगा, थीटा यहाँ पे π/2 होगा। मैं अल्फ़ा ही ले ले रहा हूँ फिलहाल, अल्फ़ा 0, यहाँ π/2, यहाँ अल्फ़ा पाई, यहाँ अल्फ़ा 3π/2 और यहाँ आते आते अल्फ़ा 2π हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था कि रोटेशन जो है हम एंगल का वो एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। यहाँ पे क्या है, रोटेशन दो तरीके के पॉसिबल हैं। एक रोटेशन तो क्या है कि आप 0 से चलना स्टार्ट हुए और 2π तक आ गए, एक ये रोटेशन काउंट होता है। और एक रोटेशन यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से बढ़ करके यहाँ वापस आ जाएगा, ठीक है। ये दो तरीके के रोटेशन है। ये दूसरा वाला रोटेशन मैं अलग से बना दे रहा हूँ। इस केस में ये ओरिजिन हो गया, थीटा यहाँ से शुरू होगा, ये -π होगा, ये थीटा इज इक्वल टू, फिर से थीटा लिख देंगे अल्फ़ा, ये -π/2, यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, यहाँ अल्फ़ा π/2 और यहाँ आकर के अल्फ़ा हो जाएगा π। तो ये रोटेशन है, समझ में आ गया। दोनों केसेस में मैंने राउंड एक ही लिया हुआ है। यहाँ पे मैं 0 से चलना स्टार्ट हुआ और ये वाला जो रोटेशन है 0 से 2π तक का रोटेशन हो गया, और जो बाहर वाला सर्कल है वो अलग से दोबारा मैंने बनाया हुआ है, तो उसको मैं हटा दे रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। ये दो तरीके के रोटेशन पॉसिबल हैं, क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है एक राउंड के बाद 360 के मल्टीपल में जो वैल्यूज़ है दोबारा से रिपीट होती है, तो हमको एक ही राउंड कंसिडर करना है। या तो 0 से 2π वाला हमको इंटरवल लेना है, 0 से 2π वाला इंटरवल लेना है, 0 क्लोज है 2π ओपन है, ये भी ध्यान रखना है। और यहाँ -π से चल करके π तक जाना है, तो ये हो गया आपका -π से, एक साइड आप क्लोज कर दो, एक साइड ओपन कर लो, -π से π। दो तरीके के रोटेशन है, ठीक है। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर, मैं अब आपको डायरेक्टली आर्ग्यूमेंट में लेकर के आ रहा हूं। आर्ग्यूमेंट, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर जो है आपका इज इक्वल टू x प्लस IY में x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ कहीं है। मैंने अभी आपको अल्फा का फॉर्मूला पूरा डिटेल में समझाया, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट दोनों का मॉड्यूलस, ठीक है। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट होगा, आर्गुमेंट ऑफ z, अगर आप इस वाले में चल रहे हो, इस वाले के अकॉर्डिंग, तो जो अल्फा आ रहा है आपका, जो अल्फा आप यहाँ से एंगल निकालोगे वही आर्गुमेंट हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में।
और अगर आप ये वाला रोटेशन ले रहे हो तो यहाँ पे भी ये अल्फ़ा ही रहेगा। ये कौन सा रोटेशन हो गया, पहला वाला 0 से 2 पाई वाला, और ये रोटेशन हो गया -π से +π वाला। ठीक है, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाए हम, सेकेंड में x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा, तो इस केस में आपका जो आंसर आएगा वो आर्गुमेंट जो होगा, अगर आप पहले वाले के अकॉर्डिंग चलोगे, आप देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई से अगर आप कोई भी एंगल माइनस करोगे, जैसे सपोज ये है, ये एक लाइन है, ठीक है, ये एंगल जो है आपका अल्फा है, ये एंगल आपका अल्फा है, तो ये टोटल कितना है पाई, और पाई से अगर आप अल्फा माइनस कर दोगे, ध्यान से देखना, ये पूरा एंगल जो है, सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा ये है और इसका एंगल क्या है अल्फा, अल्फा क्या था, ये वाला जो है मैंने आपको बताया था, अल्फा ये एंगल है, और ये टोटल एंगल कितना है पाई। पाई से अगर मैं अल्फा माइनस करूंगा तो मुझे ये वाला एंगल तो मिल जाएगा, और मुझे यही एंगल की तो रिक्वायरमेंट है, यही एंगल जो है वो आर्गुमेंट है। एक्चुअली जो एंगल अल्फा है वो एक्स एक्सिस से, रियल एक्सिस से, ये इस डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है ये अल्फा है, ठीक है, ये टोटल एंगल कितना है पाई। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आपका जो आर्गुमेंट होगा वो पाई से अगर हम अल्फा को माइनस कर दें तो वही आपका आर्गुमेंट होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा ये भी, और पाई माइनस अल्फा ये भी, ठीक है। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, x भी 0 से छोटा, y भी 0 से छोटा, इस केस में क्या होगा, अब आप खुद सोचिए, ये जो एंगल है, यहाँ अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है तो यहाँ से यहाँ तक पाई हो गया, और यहाँ से यहाँ तक वो अल्फा है, जो भी एंगल है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, ये एंगल अल्फा हो गया आपका, तो ये टोटल पाई प्लस अल्फा, तो आर्गुमेंट आपका क्या हो जाएगा इस केस में, पाई प्लस अल्फा। और अगर आप इस वाले प्लेन की बात कर रहे हैं, इस वाले रोटेशन की बात कर रहे हैं -π से +π, तो ये हो जाएगा -π प्लस अल्फा। तो ये आपने देखा होगा बुक्स में आपको दो फॉर्मूले देखने को मिलते हैं, इससे बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, उसमें कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, रोटेशन पर डिपेंड करता है कि हम ये वाला रोटेशन ले रहे हैं या ये वाला, दोनों ही आंसर आपके सही माने जाते हैं। और लास्ट हमारा है x प्लस आयोटा वाई। अगर x तो पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो इस केस में आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ z। इस वाले रोटेशन की बात करें तो 2π से माइनस करेंगे हम, 2π यहाँ तक पहुँच गए ना, टोटल 2π हो गया, 2π माइनस अल्फा करेंगे तो ये वाला एंगल हमको मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2π माइनस अल्फा। और अगर हम ये वाला रोटेशन ले रहे हैं तो यहाँ पे हम ये जैसे -π/2 होगा, ये -π/2 है, ऐसे यहाँ पे आप उधर को जाते रहेंगे तो 0 के क्लोज जाते रहेंगे, तो यहाँ पे जो ये आर्गुमेंट होगा इसका माइनस का अल्फा होगा। आई होप आपको पिक्चर थोड़ा सा क्लियर हुई होगी। एक न्यूमेरिकल करते हैं, उस न्यूमेरिकल से पूरी आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट है वो पूरी की पूरी पिक्चर आराम से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो सपोज वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 माइनस आयोटा z, ठीक है। रियल पार्ट ऑफ z क्या है यहाँ पे, वो है 1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है, वो है -1। मैं सबसे पहले अल्फा निकालूंगा, अल्फा क्या है, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z का मॉड। tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट कितना है यहाँ पे -1, रियल पार्ट है 1, इसका मॉड tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 का मतलब हो गया 45 डिग्री, π/4 होता है। अल्फा हमारा π/4 आ गया, अभी भी हमारा आर्गुमेंट नहीं निकला है। अब हम जाएंगे डायग्राम में, ये x हो गया, ये y हो गया, 1 माइनस आयोटा का मतलब हो गया 1, -1, x पॉजिटिव y नेगेटिव, x 1 ये है, -1 ये है सपोज, तो ये 1 माइनस आयोटा हो गया, ठीक है। कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब ये वाला केस हो गया। तो इस केस में आर्गुमेंट ऑफ z क्या है, या तो 2π माइनस अल्फा या फिर है माइनस अल्फा। देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव था तो फोर्थ क्वाड्रेंट आया, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आर्गुमेंट का फॉर्मूला, तो 2π माइनस अल्फा कितना है π/4, या फिर सिंपली -π/4, तो कितना हो जाएगा 7π/4 या फिर माइनस का π/4, ये आपका आर्गुमेंट है, ठीक है। और अगर इतना आपको क्लियर है तो यहीं से आप पोलर फॉर्म भी बना सकते हो। पोलर फॉर्म के लिए क्या है, मैंने आपको बताया z इज इक्वल टू r
कॉस थीटा आएगा, थीटा क्या होता है आर्गुमेंट, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, कोई भी एक वैल्यू ले लो आप इसमें से और करके लिखेंगे, कोई भी एक आंसर जो है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। आर कितना है इसका मॉड, मॉड अगर हम निकालेंगे तो मॉड क्या है, रूट 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, कितना आ गया √2, तो √2 कॉस थीटा कितना है -π/4, इस वाले को ले ले रहा हूँ मैं, प्लस आई साइन -π/4, ठीक है। √2 कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है तो कॉस π/4 माइनस साइन π/4, क्योंकि साइन में माइनस साइन थीटा, साइन का जो माइनस है वो बाहर आ जाता है। ये आपकी पोलर फॉर्म होगी। अगर आपको फिर भी क्रॉस चेक करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं है, तो आप क्या करो, ये तो आपका पोलर फॉर्म होगी, तो √2 कॉस π/4 की वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू 1/√2, √2 से √2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1 माइनस आयोटा। आप देखिए फिर से हम वहीं पहुँच गए, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट ऐसे निकालना है आपको, ये आर्ग्यूमेंट है अल्फा, उसका खाली इंडिकेशन आपको दिखा रहा है। उसके बाद आप देखेंगे कि कौन से कोऑर्डिनेट में आप जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इस फॉर्मूले का यूज़ करें, और पोलर फॉर्म मैंने आपको बताया, ठीक है। एक और न्यूमेरिकल करते हैं जिससे पूरी चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये देखिए अब इसी को हम 1 प्लस आयोटा बना देते हैं, तो रियल पार्ट भी +1, इमेजिनरी पार्ट भी +1, 1/1 tan इनवर्स 1 यानी कि π/4। तो अब हम आते हैं डायग्राम में, 1 प्लस आयोटा मतलब 1,1 पहले क्वाड्रेंट में। अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमारे लिए, अगर पहला क्वाड्रेंट है तो ये फॉर्मूला है हमारे पास आर्गुमेंट का। तो आर्गुमेंट कितना हो जाएगा इस केस में, आर्गुमेंट ऑफ जेड यानी कि थीटा कितना है अल्फा, और अल्फा कितना आ रहा है हमारे पास π/4, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो पोलर फॉर्म, ये तो आर्गुमेंट होगा। अगर सिंपल आपसे आर्गुमेंट पूछा जाएगा तो आंसर हो गया। अगर आपसे कहा जाए कि पोलर फॉर्म भी लिखनी है तो पोलर फॉर्म हो जाएगी r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। r कितना है, r हमारा है √2, cos थीटा कितना है π/4 प्लस आई साइन π/4, ठीक है। तो आई होप आपको पोलर फॉर्म और आर्गुमेंट इस वीडियो के बाद पूरी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। इसके अगले वीडियो में भी हम कुछ पोलर फॉर्म के और न्यूमेरिकल्स करेंगे। फिर भी आपको कोई डाउट्स अगर लगते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं।